जी बोलो सर। उसमें स्टेटमेंट थी कि 19,000 से आपके पास आगे ऊपर तो फिक्स कॉस्ट होगी वो 15,000 से इंक्रीज कर देगी। अब यहाँ तो स्टेटमेंट समझ आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं तो ठीक है उसकी टोटल कॉस्ट डिवाइड करते हैं 5 के डिफरेंस के साथ, लेकिन फिर हम 30 में से 15 के माइनस कर रहे हैं जो इंक्रीज आ रहा है। इसकी मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चले अगर वो ग्रेटर में हम फाइंड कर रहे हैं पर यूनिट तो चले माइनस कर सकते हैं, लेकिन लेसर के लिए भी हम डेली वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। देखो उसने आपने जो दो लेवल लिए थे क्या उन दोनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम था? उन दोनों का सेम नहीं था, एक ज़्यादा वाला था एक कम वाला था। इसका एक में फिक्स कॉस्ट 15,000 ज़्यादा थी, एक में फिक्स कॉस्ट 15,000 कम थी। तो जो दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस आया था 30,000, उसमें 15,000 तो फिक्स कॉस्ट वाला था, तो बाकी जो 15,000 था वो वेरिएबल कॉस्ट थी। लेकिन सर अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट का मैं फाइंड किया ये वैल्यू, ये फिर हम लेसर के लिए भी और जो इंक्रीज आया दोनों वैल्यूज के लिए हम यही शॉर्ट सा 3 आ रहा था वो मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो ये तो फिर रीजन नहीं है, मतलब ये फिर किस तरह से कर रहे हैं? लेसर किस चीज़ में चेंज आ रहा था? फिक्स कॉस्ट में आ रहा था, वेरिएबल में आ रहा था? फिक्स कॉस्ट तो वेरिएबल में तो नहीं था। वेरिएबल को फाइंड करने के लिए कौन कर रहा है? वेरिएबल में डिफरेंस चेंज तो नहीं था ना, तो इसका मतलब वेरिएबल चाहे प्रोडक्शन आपकी कम हो चाहे ज़्यादा हो 3 रुपये के हिसाब से ही होगी। आपने स्टेप चेंज फिक्स कॉस्ट में कहा है ना कि मेरी फिक्स कॉस्ट 15,000 बढ़ जाती है, आपने ये तो नहीं कहा वेरिएबल बढ़ जाती है। तो इसका वेरिएबल सेम रहती है, वो जब आप 10 यूनिट बनाओ या लाख यूनिट बनाओ वो उसी रेट से ही आएगी, उससे ज़्यादा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो कल आप लोगों को मैंने कहा था कि बज़ाहिर तो बेसिक्स ख़त्म होगी, आज मैं एक आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट कराऊंगा। ऑल्दो आप मैंने कहा था सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं जो कि आगे यूज़ हुआ करती हैं, तो उसकी वजह से मैं एक दफ़ा मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट आपको कवर कराने लगा हूँ। अब फॉर्मेट उसका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का उसी तरह नाम आ जाएगा, then cost of goods manufactured and sold statement। ठीक है, cost of goods manufactured and sold statement for the period ended, जो भी कोई उसने डेट दी हो। अब सबसे पहले उसी तरह आपको निकालना पड़ेगी डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। और इसका आप लोगों को याद होगा हम फॉर्मूला यूज किया करते थे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल। फर्ज कर लेते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 32,000 का, इसमें हम लोग ऐड किया करते थे परचेजेस। अच्छा, जब परचेजेस लेते थे तो उसी के अंदर हम ऐड कर लिया करते थे कैरेज इन, इसी में से हम लेस कर लिया करते थे परचेजेस रिटर्न। अब फर्ज करते हैं आप लोगों ने परचेजेस की 1,50,000, कैरेज आप लोगों ने दे दिया 10,000, और फिर रिटर्न आप लोग कर आए फर्ज करें 22,000 की। तो 160 माइनस 22 128,000 138।
32,000 का मटेरियल पहले पड़ा हुआ है, 1,38 का आपने नया खरीद लिया, तो आपके पास कितने का मटेरियल अवेलेबल है? 170,000 का। तो इसे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, कि आपके पास इतने का मटेरियल अवेलेबल है यूज करने के लिए। अब अगर आप लोगों को मैं कहूं यार 50,000 का मटेरियल तो अभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी इसमें से अगर मैं लेस कर लूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, $1,20,000। ठीक है, अगर 1,70,000 में से 50,000 का अभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर बाकी 1,20,000 का इस्तेमाल हो गया होगा। तो इसे हम लोग लिखा करते हैं कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज्ड। ठीक है, फिर हम इसमें ऐड कर लिया करते थे सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब फर्ज कर लेते हैं आप लोगों की ₹1,00,000 की लेबर थी, तो 2,20,000 ये क्या चीज होगी? हाँ जी, सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट क्या नाम होता है उसका? प्राइम कॉस्ट। तो ये आप लोगों का प्राइम कॉस्ट आ गई। अब तीसरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एट फैक्ट्री ओवर हेड्स एट द रेट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने लेने। अब इसका ना उसने आपको कोई रेट दिया होगा, अब्जॉर्प्शन रेट, जो हम लोग उधर उसमें आईटी में निकालते थे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है। फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं कि यार 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, आगे हमने ना एक एफओएच का चैप्टर पढ़ना है, उसमें हम देखेंगे रेट कैलकुलेट कैसे होता है। अभी फिलहाल आपको दिया हुआ करेगा। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या करना है, रेट की मदद से एक एक्सपेक्टेड फिगर लिखनी है। तो इसे हम लोग लिखते हैं एफओएच अप्लाइड कॉस्ट। ठीक है, एफओएच अप्लाइड कॉस्ट भी कहते हैं, एफओएच अब्सॉर्ब्ड कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 50% ऑफ लेबर का, तो हमारी लेबर कितनी थी? ₹1,00,000। लाख का 50% लूं तो कितना बन जाएगा? 50,000। अब जब आप इन दोनों का सम कर लोगे, 2,70,000। इसे हम लोग कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
इस स्टेटमेंट से बताया नहीं होगी। वो उसका ये हल हो सकता था कि पहले मैं लेबर एफर्ट्स को ऐड करके कन्वर्जन कॉस्ट निकालूं, फिर उसको मटेरियल में ऐड करूं, फिर मटेरियल में ऐड करूं तो ये निकले, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मेट में हम इस तरह करते नहीं होते। कॉस्ट का क्या बेसिक कन्वर्जन कॉस्ट जो होती है ना, ये आप लोगों की जो प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से सेविंग होनी होती है आमतौर पे, वो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर, क्योंकि एफओएच कॉस्ट में सेविंग होनी फिक्स कॉस्ट की वजह से, तो उधर उसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन आती है। वो आगे हम डिसीजन मेकिंग में जब जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे उसकी ज़रूरत पड़ा करेगी, अदरवाइज इतना कोई काम नहीं। अच्छा जी, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब होता है ये वो कॉस्ट है जो आपने करंट पीरियड में इनकर की टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स, यानी आपने 2,70,000 रुपये का खर्चा किया है चीज़ें बनाने के लिए। क्या ज़रूरी है जो मैं चीज़ें बनानी शुरू करूं सारी कंप्लीट हो जाएं? नहीं, कुछ इनकम्प्लीट रह जाती, जिन्हें हम क्या नाम देते थे, वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, एक साल चीज़ अगर इनकम्प्लीट रह जाए तो अगले साल वो अवेलेबल फॉर कंप्लीशन होती थी, यानी अगले साल हम उसको कंप्लीट करते थे। इसके अंदर इस साल अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट रह गई, अगले साल बनाऊंगा। जो पिछले साल चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी वो इस साल बनानी है। तो इसके अंदर अब आप ऐड कर लोगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, आपको मैं कहता हूं कि यार 20,000 की चीजें तो पहले भी इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं, 2,70,000 मैंने इस साल लगाया चीजें बनाने के लिए, 20,000 की चीजें पहले इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं, तो फिर मैंने टोटल कितने की चीजें बनानी होगी? तो ये जो 2,90,000 आया, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड मतलब ये उन चीज़ों की कॉस्ट है जो आपने इस साल मैन्युफैक्चर करनी है। अगर आप लोगों को मैं कहूं कि यार 40,000 की चीज़ें तो अभी भी नहीं बनी, तो 290 में से 40,000 की स्टिल इनकम्प्लीट पड़ी हैं, तो फिर कितने की कंप्लीट होगी? हाँ, माइनस करके। तो इसमें से अब आप क्या करोगे, लेस कर लोगे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको 40,000 की स्टिल इनकम्प्लीट पड़ी है, तो बाकी फिर जो 2,50,000 है ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या जरूरी होता है जो चीजें मैन्युफैक्चर करें सारी बिक जाएं? नहीं, कुछ अनसोल्ड रह जाती हैं। इस साल जो अनसोल्ड रहेगी वो अगले साल अवेलेबल होंगी बेचने के लिए। जो पिछले साल अनसोल्ड रह गई थी वो कब अवेलेबल होंगी? इस साल। तो इसके अंदर अब आप ऐड कर लोगे फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग। अब फर्ज करें आपको मैं कहता हूं यार 20,000 की चीजें पहले भी अनसोल्ड पड़ी हैं, 2,70,000 ये आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब अगर आप लोगों को मैं कहूं कि 30,000 की चीजें तो अभी नहीं बिकी, तो वो इसमें से हम लोग कर लेंगे लेस फिनिश्ड गुड्स क्लोज। अब
अब अगर 30,000 की चीज़ें अभी भी नहीं बिकी तो फिर बाकी 2,40,000 की चीज़ें बिक गई होंगी। तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये एफओएच हमने एक्चुअल वाले लिखे होते ना तो यहाँ पे काम ख़त्म हो गया था। लेकिन मसला है ये एफओएच आपने रेट की मदद से एक एस्टिमेटेड फिगर लिख दी। क्या ज़रूरी है जो आपके एस्टिमेशन एक्चुअल खर्चा उतना ही आए? नहीं, इसके अंदर आगे वाली सारी फिगर एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है। आपकी जो मैनेजमेंट होती है ना, इसका फोकस 3 चीज़ों पे ज़्यादा होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है इस वाली पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है इस पे, और ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी। इन 3 चीज़ों को ना हम लोग ज़्यादा मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसके साथ फिर हमें क्या लिखना पड़ता है, एक वर्ड ऐड करना पड़ता है, एट नॉर्मल। ठीक है, इसी तरह इसके साथ भी लिखा जाएगा एट नॉर्मल, और इसके साथ भी एट नॉर्मल। अब इसका मतलब क्या है, आपके सिलेबस में नहीं है डिटेल। कॉस्ट के ना हमारे डिफरेंट मेथड हैं। एक होती है एक्चुअल कॉस्टिंग। एक्चुअल कॉस्टिंग का मतलब होता है मटेरियल हो, लेबर हो या एफओएच हो, आपने एक्चुअल फिगर लेनी है। ठीक है, मटेरियल हो, लेबर हो या एफओएच हो, उनकी एक्चुअल फिगर यूज करनी है। इसे कहते हैं एक्चुअल कॉस्टिंग। एक होती है नॉर्मल कॉस्टिंग। नॉर्मल कॉस्टिंग में हम कहते हैं मटेरियल और लेबर ये दोनों एक्चुअल ले लो, लेकिन एफओएच एक अब्जॉर्प्शन रेट की मदद से अब्जॉर्ब करके लिखो। ये जो आप लोगों ने किया है, देखिए मटेरियल लेबर एक्चुअल था, एफओएच मैंने रेट की मदद से अब्जॉर्ब करके लिख दिया। इसे कहा जाता है नॉर्मल कॉस्टिंग। तो ये जो एट नॉर्मल लिखा जाता है ना, उसके रेफरेंस से लिखा जाता है कि यार ये नॉर्मल कॉस्टिंग के मुताबिक फिगर है, ये एक्चुअल वाली नहीं है। ठीक है, इसी तरह आगे फिर हमारी 2 और टाइप भी होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हमारी ज़्यादातर चलती नॉर्मल कॉस्टिंग, मटेरियल लेबर एक्चुअल, और जब एफओएच लिखा जाता है रेट से लिखा जाएगा। अब जैसे हमारा पीरियड ख़त्म होता है ना, एक्चुअल खर्चे भी आ जाते हैं। क्या ज़रूरी है जो मैंने एस्टिमेट किया था एक्चुअल खर्चा उतना ही हुआ?
नहीं, कभी आप लोगों ने ज़्यादा खर्चा कर दिया होता है, कभी कम कर दिया होता है, उसके लिए ना हमें एक एडजस्टमेंट डालनी पड़ती है। आपको याद होगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग में आपने अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड पढ़ा था, उसकी मुझे इधर एडजस्टमेंट डालनी है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी वर्किंग करना होगी। अंडर या ओवर अप्लाइड FOH कॉस्ट। ठीक है, अप्लाइड का लफ्ज भी यूज करते हैं, अब्जॉर्ब्ड का वर्ड भी यूज करते हैं। इसमें आपने ना कंपैरिजन करना होता है दो चीजों का। कौन सी दो चीजें? कि एक्चुअल FOH कितना था और आप लोगों ने अप्लाई कितना किया हुआ था। ठीक है, यानी एक्चुअल कितना था और आप लोगों ने अप्लाई कितना किया हुआ था। अप्लाई होता है ये जो रेट से आपने निकाला हुआ था 50,000। फर्ज करें आपको मैं कहते हैं यार एक्चुअल तो लगा था 81, कितने का डिफरेंस आ गया? 31,000 का। 31,000 से आप लोगों ने ज्यादा अप्लाई किया हुआ है, कम अप्लाई किया हुआ है? कम अप्लाई तो हमने 50 किया हुआ था, एक्चुअल खर्चा 81,000 हो गया, इसका 31,000 आपने कम अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो 31,000 है हम क्या नाम देंगे? अंडर अप्लाइड FOH कॉस्ट। ठीक है, अंडर अप्लाइड FOH कॉस्ट। अगर आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया होता तो ओवर अप्लाइड हो जाती। अच्छा, जब आपने कम अप्लाई किया, मतलब यहां कम फिगर लिखी, ये सारी फिगर ओवर स्टेट होगी, अंडर स्टेट होगी? अंडर स्टेट हो गई। अब अगर आपको मैं कहूं सही कर लो तो क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तो फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडर अप्लाइड FOH कॉस्ट। तो ये आ जाएगी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो रेट निकाला है ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन अभी दिया होगा, फिर आगे FOH के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे निकालते होते हैं। इसका मतलब अगर अंडर अप्लाइड होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो गया, अगर ओवर अप्लाइड हुआ तो क्या कर देंगे? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में आपको एक्चुअल फिगर भी दी होगी FOH की, रेट भी दिया होगा, आपने पहले रेट की मदद से लिखना है। ठीक है, उसके बाद बाय द एंड ऑफ पीरियड जाके एक्चुअल और अप्लाइड का कंपैरिजन करना है। अगर कम अप्लाई किया तो अंडर अप्लाइड है, ऐड कर लो, ज्यादा अप्लाई किया तो ओवर अप्लाइड है, माइनस कर लो। तो इस तरह करके इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल आएगी।
किस चीज़ की? जैसे हम अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड स्कीम वो FOH के चैप्टर में जाके। हाँ जी, वो होगी। अभी तुमने एंट्रीज का चैप्टर भी पढ़ना है ना, उसमें भी सारी डिटेल में पढ़नी। कल से इंशाल्लाह हमारा एंट्रीज शुरू हो जाएंगे ना। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो मैंने एडजस्टमेंट किया ना, ये इसके एडजस्टमेंट का एक मेथड है। इसके एडजस्टमेंट के 3 मेथड। पेपर में एक दो दफ़ा उसने पूछा था, बताओ अंडर और अप्लाइड कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हो। एक दफ़ा उसने डेटा देके उसने कहा कोई सी 2 जगह पर एडजस्ट करके तो दिखाओ। एक आधी दफ़ा उसने बता दिया कि इस तरीके से करके दिखाओ। तो इसका तो नया स्टडी टेक्स्ट भी देखा है, उसके अंदर भी आई कैप ने ना ये बेसिक वाला चैप्टर फिर नहीं डाला। ठीक है, हालांकि इसको बेसिक वाला चैप्टर भी इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए था, बट स्टिल उसने नहीं डाला। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जगह जगह यूज़ होती रहती हैं। इसलिए अब मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ कि अंडर या ओवर अप्लाइड की ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। देखें, अगर फ़र्ज़ करें अभी आपकी कॉस्ट से लिख ली ना 271,000, अगर मैं कहूँ यार ये चीज़ें 3 लाख में बिक गई, कितने का ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा? 29,000। ठीक है, इसका मतलब इस तरीके से 29,000 प्रॉफिट बन रहा है आपका। अब हम जरा इसके ना अदर ट्रीटमेंट के मेथड भी देखते हैं कि यार वो क्या क्या है। ठीक है, यानी अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या ओवर अप्लाइड FOH कॉस्ट। ठीक है, कि अंडर या ओवर अप्लाइड FOH कॉस्ट को ट्रीट करने के कितने तरीके हैं। तो 3 इसके तरीके आते हैं। एक, एडजस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये जो भी आप लोगों ने किए। दूसरा, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट। तीसरा, एडजस्टमेंट इन एंटायर प्रोडक्शन। ठीक है, सो आपसे अब अगर एग्जामिनर पूछे ना अंडर या ओवर अप्लाइड कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हो, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल में कर सकते हो, आप प्रॉफिट में कर सकते हो, आप एंटायर प्रोडक्शन में कर सकते हो। ये वाला तो था कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट, जिसमें आपने देखा अंडर अप्लाइड है तो मैंने ऐड कर दी, अगर ओवर अप्लाइड होता तो लेस कर देता। अब ज़रा हम इसको करके देखते हैं कि एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट कैसे होनी थी। अब देखिए, इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है ना। अगर आप प्रॉफिट में एडजस्ट कर रहे हो तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट डाली होगी? ठीक है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट तो नहीं डाली होगी। ठीक है, अब अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि फ़र्ज़ करो ये चीज़ें मैंने 3 लाख में बेची, तो आपने कहा था 271 माइनस करके 29,000 का प्रॉफिट बनता है। लेकिन अब क्योंकि हमने एडजस्टमेंट डाल ली प्रॉफिट में, तो आपने ये एडजस्टमेंट तो की नहीं होगी। जब ये नहीं की होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितना निकली होगी? आप इसमें से लेस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स एट नॉर्मल 240, तो इसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल आया होगा? 60,000।
तो ये जो निकलेगा ना ग्रॉस प्रॉफिट, ये कहलाएगा एट नॉर्मल। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट एट नॉर्मल। अब जब आप लोगों ने एफओएच कम लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल कम निकली, तो प्रॉफिट क्या निकल आया? ज्यादा। अब अगर आपको मैं कहूं करो ठीक प्रॉफिट को, तो क्या करेंगे? कम करेंगे। तो यहां से आपको लेस करना पड़ेगा अंडर अप्लाइड एफओएच कॉस्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यानी इधर तो आपने कॉस्ट को ठीक कर दिया था ना, लेकिन इधर कॉस्ट को ठीक नहीं किया। जब कॉस्ट कम निकली तो उससे प्रॉफिट क्या आ गया? ज्यादा। तो मैंने आपका प्रॉफिट को कम कर लो, बराबर आ जाए। देखिए वही रिजल्ट आ गया 29,000। तो पहला तरीका था कि यहां पे एडजस्टमेंट की जाए, दूसरा तरीका था कि यहां पे एडजस्टमेंट की जाए। अब आते हैं एंटायर प्रोडक्शन। एंटायर प्रोडक्शन वाले कहते हैं यार एफओएच आपने गलत लिखा, कम लिखा या ज्यादा लिखा। एफओएच आपने जब गलत लिखा तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट गलत होगी। उस पर यूनिट से जब आप लोगों ने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की मेजरमेंट की, वैल्यूएशन की, वो गलत निकली। आपने फिनिश गुड की वैल्यूएशन की, वो गलत निकली। आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली, वो भी गलत निकली। तो फिर आप एडजस्टमेंट खाली कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों डालते हो? जो चीज गलत हुई सबको ठीक करो। देखें वर्ड क्या यूज हुआ है? एंटायर प्रोडक्शन। जितनी भी प्रोडक्शन की मैंने जो चीजें बनाना शुरू की, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? नंबर 1, चीजें बनने के बाद बिक गई हूं तो कहां चली गई होंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। बनने के बाद वेयर हाउस में पड़ी हूं तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, या स्टिल इनकम्प्लीट फैक्ट्री में पड़ी हूं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो हम कहते हैं जब आपने एडजस्टमेंट करनी है तो इन तीनों में एडजस्टमेंट डालो, ना कि आप खाली किसी एक में एडजस्टमेंट करो। इस तरह से तो यार एस्टिमेट ज़्यादा नहीं हो जाएगा। क्या चीज़? हाँ नहीं, वो फिर आपको एडजस्टमेंट सारे में करनी पड़ेगी ना, कि हम लोग कहेंगे कि यार आप लोगों की वैल्यू सारी गलत हैं, तो फिर आप वर्क इन प्रोसेस को भी ठीक करो, फिनिश गुड को भी ठीक करो, कॉस्ट ऑफ सेल को भी ठीक करो। लेकिन अगर जो एफओएच के साथ इसका ताल्लुक है ना, तो जो डायरेक्ट लेबर है फॉर एग्जांपल, वो तो सही है। सिर्फ एफओएच में तो लेबर को तुम चेंज कर भी नहीं रहे ना। आपको मैंने कहा कि एफओएच कहाँ गया होगा? आपकी टोटल कॉस्ट में आता है एफओएच। जब टोटल कॉस्ट में आता है तो पर यूनिट कॉस्ट में आ गया। पर यूनिट में आया तो उससे आपने वर्क इन प्रोसेस भी वैल्यू किया, उससे आपने फिनिश गुड भी वैल्यू किया, उसी से कॉस्ट ऑफ सेल निकली। तो हाँ, तो वो सब के ऊपर इफेक्ट गया ना उसका। तो फिर हम लोग कहते हैं सारों को ठीक करो। तो यहाँ पे जब एडजस्टमेंट में डालूंगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम रेशो बनाएंगे। किस किस चीज़ की? कॉस्ट ऑफ सेल्स एट नॉर्मल की, फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग की, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। जी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों की रेशो बनानी पड़ेगी, उस रेशो से तीनों में एडजस्ट करना पड़ेगा। जरा देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल एट नॉर्मल कितना था? 240। फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग कितना था? 30 फिनिश गुड क्लोजिंग 30,000। और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग कितना था? 40। तो आपने क्या करना है? इन तीनों की वैल्यू की रेशो बनानी है, इस रेशो से तीनों में एडजस्टमेंट डालनी है। अब अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो 270, 310। तो अब मैं क्या करूंगा? हमारा अंडर ओवरप्लाइड कितना था? 31,000। तो 31,000
डिवाइडेड बाय 310, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 240, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 30, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 40, 24। तो इसका एक 0 कम हो रहा है 3 और इसका 4। अब ये जो 24 आया है ना, ये आप कर लोगे ऐड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी अब इधर 31 नहीं ऐड होगा, अब इधर मैं 24 ऐड कराऊंगा, और ये जो दोनों हैं ऐड इन रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री, कहाँ पे? SOFP में जाके, ठीक है। फिनिश गुड वाला 3 आपको होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में, करंट एसेट में लिखते होते हैं, तो वहां पे जब फिनिश गुड लिखोगे, फिनिश गुड में 3 ऐड करके लिख देना। जब वर्क इन प्रोसेस लिखोगे ना उधर इन्वेंट्री के अंदर, उसमें 4 ऐड करके लिख देना। तो ये इनकी एडजस्टमेंट होगी, मतलब 24 इधर आ जाएगा, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट SOFP में, फाइनेंशियल पोजीशन में जाके होगी। तो ये 3 तरीके इसके आ जाते हैं कि प्रॉफिट में भी एडजस्ट किया जा सकता है, कॉस्ट में भी किया जा सकता है, इंटायर प्रोडक्शन में भी किया जा सकता है। अगर कभी एग्जामिनर आपसे रिकमेंडेशन मांगे कि यार आप बताओ इनमें से कौन सा करूं, तो इसमें अगर तुम बात करें ना IAS की, तो IAS तो पहले 2 में से कहता कोई भी एक कर लो, लेकिन चूंकि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले रूल चलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं कि इफ द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड इज इमटेरियल, देन इधर एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ सेल और इन प्रॉफिट। ठीक है कि अगर अमाउंट इमटेरियल नॉमिनल फिगर है तो पहले 2 में से कोई सा भी फॉलो कर लो, बट इन केस ऑफ मटेरियल अमाउंट इट शुड बी एडजस्टेड इन एंटायर प्रोडक्शन। लेकिन अगर कोई हैवी अमाउंट है अंडर और अप्लाइड की, तो कह रहा है फिर एंटायर प्रोडक्शन में ठीक किया करो। ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रूल है, ठीक है। तो क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है। अब ये इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ से एडजस्टमेंट्स बतानी, क्योंकि ये आपने उधर ITA में नहीं पढ़ी हुई थी और आगे जगह जगह इनका ज़रूरत पड़ा करेगी, इसलिए मैंने आपको कराएंगे। अच्छा, कल से इंशाल्लाह ना इसकी एंट्री स्टार्ट कर देंगे। एंट्रीज वाला चैप्टर आपके सिलेबस में भी है, इसलिए समझ लें कल से प्रॉपर सिलेबस आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आज आप लोग इसको कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।